नेक्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस स्टैंडर्ड का। ये जो राहत पैकेज हमने डिक्लेयर किया है उससे रिलेटेड है। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि लास्ट वीक कोविड-19 के लिए जो राहत पैकेज हमने डिक्लेयर किया था 21 लाख करोड़ रुपए का, तो इस पैकेज में तमाम जो टीकाकरण है वो अपर्याप्त है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो रिजर्व बैंक ने जो नगदीकृत करने का जो उपाय किया गया है, जो कि क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं रिजर्व बैंक के, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको लचीला बनाया जा सके और ऋण लेने में लोगों को आसानी हो। तो ये जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें ऋण उपलब्ध कराने का एक तरीका होता है, और यही भरोसा जो है सरकार ने दिलाया है अपने पैकेज के साथ में। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पैकेज जो है लगभग 1% का जो भार है हमारे जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद है उस पर बोझ डालता है। राजकोषीय हस्तक्षेप या फिस्कल अगर हस्तक्षेप देखा जाए गवर्नमेंट का करते हुए, जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उनका एक साक्षात्कार हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड के समाचार जो पत्र के जो संपादक हैं उनके साथ में। तो उन्होंने कहा कि 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था हमारे भारत में, 2008 में जब पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो उसके बाद जो सबक जो हमारी सरकार ने सीखा है या हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीखा है, तो वो पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। ये माना जाता है कि 2008 में जो वित्तीय संकट आया था उसमें जो उस समय जो गठबंधन की सरकार थी उन्होंने जो प्रोत्साहन उपाय था उसको वापसी में जो था वापस लेने में देरी की थी, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ा था, इन्फ्लेशन बढ़ा था, मुद्रास्फीति बढ़ी थी, चालू खाता घाटे में वृद्धि हुई थी, अस्थायी तौर पर वो बढ़ गया था। और 2013 में देश को मुद्रा संकट का, इसी जो 2008 में जो हमारी गलतियां हुई थी उसके कारण मुद्रा संकट का शिकार होना पड़ा था। अब ये स्पष्ट होता है कि जो सरकार है वो व्यय बढ़ाने के लिए वित्तीय स्थिरता की जोखिम नहीं उठाना चाहती है। मौजूदा स्तर पर अगर देखें तो केंद्र ने जो संशोधन किया है उधारी लक्ष्यों में या राज्य के घाटे को बढ़े हुए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो संयुक्त घाटा चालू वर्ष में आसानी से जीडीपी का 10% के पार जा सकता है। जैसे कि इसका जो इजी अगर वे में अगर मैं बताऊं कि अगर आप ज़्यादा ऋण लोगों को उपलब्ध कराओगे तो अर्थव्यवस्था में वैसे ही मार्केट की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है। लोग अगर नई नई इंडस्ट्रीज़ अगर लगा रहे हैं या कर्ज लेकर इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, अगर मार्केट में उसकी अगर डिमांड नहीं होती है, मार्केट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उस केस में जो है जीडीपी पे भार पड़ेगा उसी जो लोन वो ले रहे हैं उसका। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि 10% तक के स्तर पे जा सकता है जीडीपी पे जो भी भार पड़ेगा इन जो लोन स्कीम्स है उनका। तो इसकी भरपाई अगर करे जाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। अगर मान लीजिए 5% के बराबर भी अगर आप एक्स्ट्रा लोन या उधारी लेते हैं तो बाजार में जो इसका मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सरकार कभी भी इस फेवर में नहीं रहती है कि वो आरबीआई से उधार लेने की उनको मतलब कंडीशन आए। तो बहुत हद तक संभव है कि आरबीआई जो है जो भी गवर्नमेंट के लोन्स है उसको इनडायरेक्टली जो है समर्थन कर सकती है, और ऐसा पॉसिबल होता है ओपन मार्केट सिस्टम या मुक्त बाजार परिचालन कहते हैं इसको। जैसे हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में जो मांग है और आपूर्ति है, डिमांड और सप्लाई है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, बहुत ज़्यादा झटका लगा है इनको। और इसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि कितने जल्दी हमारा जो सप्लाई चेन है वो व्यवस्थित हो पाएगा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रहे हैं उनके जो मानक है, और जो प्रवासी श्रमिक है, जो माइग्रेटरी लेबर्स हैं हमारे, उनकी घर वापसी भी इनमें कुछ हद तक मुश्किल ला सकती है, क्योंकि अगर लेबर सभी घर जा रहे हैं तो उनका पॉसिबल नहीं है कि कितने समय से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जो प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रीज है, जो वर्किंग फील्ड है वहाँ पर। अब जब इकोनॉमी को हम खोलने की बात कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था को हम खोलने की बात कर रहे हैं तो इसके बाद ऑब्वियस सी बात है जो कीमतें हैं वो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो परिस्थिति अगर हम उसका आकलन करें तो उसके हिसाब से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति जो समिति है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है कि वो अगली पॉलिसी कैसे बनाए, या अतिरिक्त जो नकदी समस्या का इजाफा होगा। अगर मान लीजिए मार्केट में ज़्यादा पैसे हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं और आपके पास सप्लाई की कमी है, तो उस केस में डिमांड बढ़ेगी तो
जो वस्तुओं की कीमतें हैं या सर्विसेज की कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ने के कारण से जो अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई आ सकती है, और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति जो आरबीआई घोषित करती है उसको बनाने में भी दिक्कतें आएंगी कि कैसे आप डिमांड को भी बनाए रखें और महंगाई को भी काबू में करें। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो सरकार है वो चाहती है कि कुछ हद तक अपनी जो क्षमताएं हैं वो बचा कर रखें। ये हम नहीं जानते कि वायरस कब तक रहेगा, आर्थिक नुकसान कितना ज़्यादा व्यापक होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार को ज़्यादा जो नीतियाँ हैं उनमें हस्तक्षेप करना पड़े। लेकिन फिलहाल जो घाटे हैं उनको मोनेटाइज या मुद्रीकरण ना करने का जो सरकार का जो निर्णय है वो काफ़ी सराहनीय है। अगर वो मोनेटाइज करने लगे तो क्या होगा कि जो आर्थिक दिक्कत है वो काफ़ी वृहद हो जाएगी। हालांकि जो हमारे वित्त मंत्री उन्होंने कहा है कि क्रेडिट रेटिंग एक सापेक्षिक कवायद है और महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसी सिचुएशन में जो हमारे जो गवर्नमेंट है जिसने हस्तक्षेप किया और सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए और जो लॉकडाउन की जो बड़ा स्टेप है वो लिया था, कहीं कहीं हद तक हम जो संक्रमण है उसको कंट्रोल करने में और हमारे भारत को जो हेल्थ कंडीशन है उसको सुदृढ़ रखने में कहीं तक मजबूत रहे हैं। और लॉकडाउन का जो 4th फेज चल रहा है, अभी कुछ कुछ जो कंडीशन है उनको लिबर्टी दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमको जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी ऊपर उठाने की ज़रूरत है। अब इस सुधार के मोर्चे पर सरकार के जो इरादे हैं काफ़ी अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि जो खतरा है मोनेटाइज अगर हम कर देंगे कुछ जो हमारे लोन्स हैं उनको, तो उस केस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनको जो अभी वो पैमाना तय कर रहे हैं उसमें खरा उतरना होगा। और सरकार की जो कारोबारी जगत है, कॉरपोरेट मार्केट है, वहाँ पर जो कानूनी बाधाएं हैं उनको दूर करना होगा ताकि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के प्लेयर्स हैं वो सामने आए और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। थैंक यू गाइस।